हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल ऑन द फ्यूचर डिफेंस एकेडमी यूट्यूब चैनल। जी हाँ, आज हम आपके सामने लेकर आए हैं आरआईएमसी का पीवाईक्यू का पेपर 2017 जून का। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 2017 जून के पेपर को, जिसके अंदर हम देखेंगे कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए थे और किस तरीके से हमें आंसर्स रेफरेंस करने होते हैं। तो चलिए विदाउट एनी डिले फटाफट से हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे क्वेश्चन पेपर के जो स्टार्टिंग में हमारे इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो आते हैं। जैसे हमारी टाइमिंग दे रखा है, मार्क्स हमारा 125 का है। इसके अलावा जो हमारा पेपर का जो पैटर्न रहता है कि कितने पोर्शन के कौन से सेक्शन के कितने नंबर रहेंगे वो भी सारे इसमें बता रखे हैं। आप देखोगे इसमें 19 क्वेश्चन है, लेकिन इन सब में भी आपको पता लग जाएगा कि इस बार जैसे पेपर जो है काफी सालों से चेंजेस होते जा रहे हैं, यानी लास्ट 7 ईयर्स में पेपर का बहुत ही पैटर्न चेंज है। आरआईएमसी का कोई एक पेपर पैटर्न नहीं है, तो हम लोग हर बार देखेंगे तो पेपर हमेशा क्या पाया जाता है, चेंज और वेरिएशन में पाया जाता है। तो इंस्ट्रक्शंस में अभी जैसे हाल फिलहाल में 2 घंटे का पेपर है, ऑब्वियसली जो आपका 4:30 से लेकर शाम को कितने बजे तक रहता है, सॉरी 2:30 बजे से लेकर 4:30 बजे तक रहता है। वहीं पर टाइम पेपर की बात करें नंबर्स की, तो मैक्सिमम मार्क्स 125 मार्क्स का होता है। और अगर हम बात करें रीडिंग सेक्शन, राइटिंग सेक्शन, तो इनमें जो नंबर्स हैं वो अदला बदली चलती रहती है, लेकिन मैक्सिममली ये वाला हमारा एक सीक्वेंशियल है कि 20 मार्क्स का ये रहेगा, 50 मार्क्स का सेक्शन बी रहेगा और ग्रामर का 55 का रहेगा। टोटल हमारा 125 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर होता है। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या था। रीडिंग सेक्शन में सबसे पहला जो क्वेश्चन है उसमें आपका अनसीन पैसेज आता है, जिसके अंदर आपसे एक पैसेज दिया जाता है जिसमें आपसे पूछा जाता है कि भाई ये आंसर क्या रहेगा, इसके क्वेश्चन है। अब आपको ये एक्सपेक्ट अच्छे से पढ़ना है और इसके क्वेश्चन के आंसर देने हैं। जैसे कि हमारा हमेशा का पैटर्न रहता है, हम पहले पैराग्राफ नहीं पढ़ते, हम पहले चलते हैं हमारे क्वेश्चंस की तरफ। Why do people have little time to consider ideals and objectives? भाई आखिरकार लोगों के पास आजकल कम समय क्यों रह गया आदर्शवादी बातों को करने के लिए, या फिर अगर हम बात करें ऑब्जेक्टिव्स के लिए, तो देखिए कहां पर क्या आंसर आ जाएगा इसका। In this work of incessant and feverish activity, men have a little time to think, much less to consider ideals and objectives. यानी इसे पहली लाइन में आंसर दे दिया है कि लोगों के पास एक्चुअली समय ही कम बचा है कि वो इस चीज में क्या कर सकें, ज्यादा टाइम दे पाए। हालांकि अगर हम देखें इसमें नॉन स्टॉप, yet how are we to act and even in the present unless we know which way we are going and what our objectives are. It is only in the peaceful atmosphere of a university that these basic problems can be adequately considered. तो इस पैराग्राफ में जो आपका आंसर बन सकता है, देखिए क्या बनेगा। पहली बात, इन दिस वर्क ऑफ incessant and feverish activity men have little time to think, much less और consider ideals and objectives. पहली लाइन हमें यहाँ मिल गई। इसके अलावा नॉन स्टॉप और हेडेक एक्टिविटीज, यानी लगातार जो हमारी एक्टिविटीज हैं उनकी वजह से हम परेशान हैं कि हमें क्या करना है। एंड प्लस अगर हम बात करें तो इसके साथ साथ में फास्ट चेंजिंग वर्ल्ड, यानी इससे आगे दिया है व्हाट वी आर गोइंग एंड व्हाट आवर ऑब्जेक्टिव्स आर, इट इज ओनली द पीसफुल, यानी हमें जो सबसे बड़ा चाहिए वो चाहिए पीसफुल एनवायरमेंट, वो हमें आजकल नहीं मिल रहा है। तो ये भी एक रीजन है। तो ये हो गया incessant and feverish activities, men have little time to think, much less to consider the ideals and objectives, and ये वाला एक आपका पॉइंट हो गया। The peaceful atmosphere is not required, so people are not able to, क्वेश्चन में से हो जाएगा have little time to consider. What does the burden of life's problem refer to? यहाँ पर जो वर्ड लाइन दी गई है the burden of life's problems से क्या मतलब है, तो चलिए देखते हैं पैराग्राफ में पहली बात ये कहाँ दी है। यहाँ पर हमने इस पैराग्राफ में पढ़ा था, यहाँ पर कुछ भी नहीं था। सेकंड पैराग्राफ की तरफ चलते हैं। इट इज ओनली व्हेन द यंग men and women who are in the university today and on whom to the burden of the life's problem will fall tomorrow. यहाँ पर ये दे रहा है learn to have clear objectives and standards of values that there is a hope for the next generation. तो यहाँ पर ये बोलना चाह रहा है कि burden of life's problem, यानी यहाँ पर रेफरेंस किसका दिया जा रहा है, रेफरेंस है यहाँ पर। देखिए रेगुलर यंग मैन और वुमेन में यूनिवर्सिटीज में पढ़ने वालों की ज्यादातर प्रॉब्लम क्या होती है, ज्यादातर प्रॉब्लम है उनका प्रोफेशन, ठीक है, एक उनका प्रोफेशनलिज्म हो गया या प्रोफेशन हो गया। दूसरा उनका जो रहता है वो है फैमिली प्रेशर्स, जो चीजें उनको कंसिडर करनी होती है कि फैमिली का एक रहता है एनवायरनमेंट, एंड जो होता है सोशल अफेयर्स, ठीक है। तो ये सोशल अफेयर्स जो है यानी नॉर्मल डे टू डे लाइफ की जो रेगुलर हमारी एक्टिविटीज होती हैं वो हमारे यहाँ पर क्या आ रही है, बताई जा रही है कि एक नॉर्मल इंसान की बर्डन्स ऑफ लाइफ प्रॉब्लम्स, उसका प्रोफेशन हो सकता है, उसकी फैमिली हो सकती है, उसकी सोशल लाइफ हो सकती है, एवर ग्रोइंग, क्योंकि आजकल क्या बढ़ता जा रहा है, कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। The past generation proceeded some great men, but as a generation it led to the world repeatedly to disaster. 2 world wars are the price that had been paid for the lack of wisdom on men's part
दिस जनरेशन। तो यानी कि उसकी रेगुलर एक्टिविटी में आप क्या डाल सकते हो, उसके पर्सनल अफेयर्स हो गए, उसकी फैमिली हो गए, उसके प्रोफेशन हो गए। ये है हमारे यहाँ पर बर्डन्स ऑफ लाइफ प्रॉब्लम्स रिलेटेड। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हमारे क्वेश्चन की ओर। व्हाट इज द रीजन ऑफ टू वर्ल्ड वॉर्स? भाई टू वर्ल्ड वॉर्स का क्या रीजन था? देखो इसने दे रखा है, लैक ऑफ विजडम of men's part, the words are the price that has been paid for the lack of wisdom। तो यहाँ पर इंसान की बुद्धिमत्ता कम होने की वजह से वर्ल्ड वॉर क्या हुए थे, 2 वर्ल्ड वॉर हमने झेले हैं। तो ये हमारा थर्ड का क्या हो गया, आंसर हो गया। तो इसका क्वेश्चन से आंसर लिख सकते हैं, द लैक ऑफ विजडम ऑन द पार्ट ऑफ द पीपल ऑफ दिस जनरेशन हैड बीन द मेन कॉज ऑफ द 2 वर्ल्ड वॉर्स इन द वर्ल्ड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। व्हाट अकॉर्डिंग टू द राइटर द अडॉप्शन ऑफ रॉन्ग मीन्स इवन फॉर द राइट एंड लीड। यानी अकॉर्डिंग राइटर के अकॉर्डिंग अडॉप्शन ऑफ रॉन्ग मीन्स यानी गलत चीजों को अपनाने से इवन फॉर द राइट एंड लीड टू, तो वहां पर सही किया हुआ भी क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। तो देखें कहां पर वो बोलने वाला है, इस पैराग्राफ में, सेकंड पैराग्राफ में हमारे यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। तो थर्ड पैराग्राफ में, I think that there is an always a close and intimate relationship between the end we aim at and the means adopted to attain it. If the end is right but the means are wrong, it will vitiate the end or diverted us in a wrong direction। यानी कि अगर आपने कुछ सही करने के लिए भी कुछ गलत किया है तो भी आपको क्या होगा, लास्ट में गलत ही भुगतना पड़ेगा। मीन्स एंड एंड्स आर दस इंटीमेटली एनेक्स्ड। तो यहाँ पर हमें समझाना क्या चाह रहा है, वो पूछा जा रहा है राइटर के अकॉर्डिंग क्या है। तो राइटर के अकॉर्डिंग उसने देखो यहां से आ जाएगा कि इन दिस राइटर वांट्स टू से दैट इवन इफ द एंड इज राइट बट द मीन्स आर रॉन्ग, इट विल विशिएट द एंड और डाइवर्ट अस इन अ रॉन्ग डायरेक्शन। तो ये अपनी उस बात से वो क्या करना चाहता है, समझाना चाहता है। तो यहां तक सबको क्लियर होगा कि इसका आंसर यहां पर आएगा। नेक्स्ट पे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। Find the words in the passage which are similar in the meaning to the given word। तो यानी आपको गिवन वर्ड्स हैं, उनमें से आपको क्या करना है, सिमिलर मीनिंग ढूंढने। ब्लिमिश, ब्लिमिश का मतलब होता है, देखिए ब्लिमिश का मतलब होता है डिस्ट्रॉय, यानी कि खत्म करना किसी चीज को, या फिर कह सकते हैं हम कैटास्ट्रॉफी, कैटास्ट्रॉफ, ठीक है, ये भी हो जाएगा इसका। तो यानी कि एक तरह से डिजास्टर, यानी कि जो कोई भी हमारे यहाँ पर कोई भी विनाश आने वाला है उसके लिए। तो यहाँ पर देखिए कहाँ पर है वर्ड, इनमें से कोई तीनों में से कोई वर्ड आया हो तो ये रहा डिजास्टर वर्ड हमारे पैराग्राफ नंबर 2 के अंदर दे रखा है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा, नेक्स्ट वर्ड है अनटाइड। अनटाइड का मतलब क्या हो जाता है, अनटाइड का मतलब होता है उसको खोल के अलग करना ना। टाई का मतलब तो क्या होता है, टाइड का मतलब होता है बांधना, उसको जोड़ना, और अनटाइड का मतलब होता है उसको खोल देना, यानी कि इसको सेपरेट कर देना एक तरीके से। तो इसका वर्ड सेपरेट आ जाए या फिर मान लीजिए पार हो जाए, ऐसा कोई वर्ड अगर आ रहा है यहाँ पर, हमारे यहाँ पर सेपरेट वर्ड अगर आ रहा है, देख लेते हैं। This young man with university problems will fall tomorrow, learn to have a clear objective and standards, hope the generation proceeds. A man as a generation is lead to the repeatedly to disaster. 2 words wars are that price. I think it was always close and intimate relationship between the and we aim and means adopted and means and ends the ultimately acted connected separated। ये रहा सेपरेटेड वर्ड यहाँ पर दिया हुआ है। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो था वो हमने सॉल्व करा है। इस फर्स्ट क्वेश्चन में हमने देखा कि हमें 5 क्वेश्चंस दिए हुए थे और इन 5 क्वेश्चंस में से हमसे आंसर 4 क्वेश्चन की पूछे गए और एक क्वेश्चन हमारा जो था वर्ड फाइंड आउट करने वाला था। आगे चलते हैं नेक्स्ट पे फटाफट से। रीड द फॉलोइंग पोएम, ये आपको पोएम पढ़नी है। इस पोएम का पढ़ के आपको आंसर्स देने हैं, फिलिंग द ब्लैंक्स तौर पे भी हो सकता है। अभी तो आजकल क्वेश्चन आंसर्स भी आ गए, फिलअप्स भी आ गए, यानी बहुत सारी चीजें चेंज होती रहती है। तो आरआईएमसी के पैटर्न में ये है कि फिक्स है कि सेक्शन 1 में क्या आएगा, लेकिन वो किस वे में देता है ये उसकी मर्जी होती है। तो चलिए फटाफट से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है। लाइफ इज नेवर होपलेस व्हेन, लाइफ कभी भी ना उम्मीद की नहीं होती। इफ देयर इज अ फ्यूचर देयर इज अ टाइम फॉर मेंडिंग, टाइम टू सी योर ट्रबल्स कम टू एन एंडिंग। लाइफ इज नेवर होपलेस हाउएवर ग्रेट योर सॉरो इफ यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू अ न्यू टुमारो। तो यानी कि अगर आप बात करें तो कब आपको दिखता है, जब हम क्या करते हैं,
नए दिन के लिए, अगर अगले दिन के लिए देख रहे हैं तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर देखिए ये आंसर दे रखा है, लाइफ इज नेवर होपलेस, ठीक है। हाउ एवर ग्रेट योर सोरो, कितना ही बड़ा आपका दुख हो, जिंदगी कभी भी नाउमीदगी से नहीं होती। इफ यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू अ न्यू टुमारो, यानी कब, जब आप क्या कर रहे हैं, आने वाले कल की तरफ देख रहे हैं, यानी सिंपल सी बात है, आप आज में नहीं बल्कि आने वाले कल के लिए जी रहे हो, तो फिर क्या होगा, ये आपका क्या कहलाएगा, आंसर कहलाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वी शुड ऑफर आवर थैंक्स टू गॉड व्हेन, कब हमें भगवान को अपना धन्यवाद देना चाहिए। तो देखिए, इफ देयर इज अ टाइम फॉर प्रेइंग, देयर इज अ न्यू डे ब्रेकिंग, थैंक गॉड फॉर द प्रॉमिस, यानी भगवान को ये थैंक यू बोलो फॉर द प्रॉमिस दो माइंड एंड सोल बी एक्टिंग, एंड इफ विद हार्वेस्ट ओवर देयर इज अ ग्रेन इनफ टू ग्लीनिंग, यानी यहाँ पर हमें भगवान को क्या करना है कि हमारी जो दुख और तकलीफें हैं, हमारी सोल को एकिंग है, माइंड को, उन सबको प्रॉमिस करके थैंक यू बोलना है भगवान को कि आपने हमें ये दिया। तो सेकंड का आंसर आ गया, इफ देयर इज अ गुड हार्वेस्ट देन देयर इज अ होप फॉर, भाई अच्छी फसल पकी है तो क्या होगा, नेचुरल सी बात है, आपको भी पता है, इफ देयर इज अ गुड हार्वेस्ट ओवर इज अ ग्रेन इनफ फॉर ग्लीनिंग, यानी वहां पर क्या होगा, ग्लीनिंग होगा, रीपिंग सफिशिएंट प्रोड्यूस, यानी कि वहां पर क्या होगा, अच्छा खासा आपको क्या मिलेगा, गुड हार्वेस्ट, एंड देयर इज अ होप फॉर रीपिंग सफिशिएंट प्रोड्यूस। या फिर आप क्या लिख सकते हो, या इसकी जगह एक वर्ड जो यहाँ पर आया है, प्रॉमिस दो मांगेरा, if with harvest over there is a grain enough for gleaning, तो यानी ग्लीनिंग होगा, there is a new tomorrow and life still has a meaning. Next है, if you are able to pray God in the days of deep sorrow, so there is a chance for, भाई अगर हम बुरे वक्त में भी क्या करते हैं, भगवान के क्या करते रहते हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, उससे विश्वास नहीं हटा रहे, तो इसका मतलब क्या होगा, तो इसका मतलब है होप ऑफ ब्राइटनेस एंड एमिड डाउट, यानी कि यहाँ पर हम लोग देखते हैं, if there is a time for wishing, then there is a time for hoping, when through the doubt and darkness you are blindly groping, though the heart be heavy and hurt you may be feeling, if there is a time for praying there is a new day breaking। तो यानी कि अगर फिर भी आप कर रहे हो तो इसका मतलब आप उम्मीद रखिए कि अगर आप होप कर रहे हो, यानी if you are hoping and if you are in the doubt and darkness blindly groping, तो there will be a though there will be a sufficient thing by the God। तो इसमें आंसर तीन चीज आ जाएंगी, इफ यू आर एबल टू प्रे गॉड इन द डेज, यानी कौन से दिनों में, सो देयर इज अ चांस फॉर, किस किस चीज का चांस है यहाँ पर, चांस है यहाँ पर होप का, डाउट का, डार्कनेस का रिमूवल का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ एनीबडी हैज करेज टू फेस प्रॉब्लम्स इन फ्यूचर हिज ट्रबल्स, भाई अगर किसी भी इंसान के, मान लीजिए आज अपना बहादुरी से वो अपने आज की प्रॉब्लम्स को या आज की चीजों को झेल लेता है, तो उसका फ्यूचर कैसा होगा, उसके फ्यूचर की जो ट्रबल्स होगी वो क्या हो जाएंगी, ऑब्वियस सी बात है, खत्म हो जाएंगी, उसे देयर इज अ न्यू टुमारो एंड लाइफ स्टिल हैज मीनिंग, तो जिंदगी में उसको मकसद मिलेगा, तो यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, विल कम टू एंड, तो ये रहा उसका फ्यूचर, हिज ट्रबल्स विल कम टू एंड। तो इस तरीके से हमने हमारे 20 मार्क्स का जो रीडिंग सेक्शन का पोर्शन था वो हमने कंप्लीट किया है। अब हम आगे चलेंगे हमारे राइटिंग सेक्शन पे। राइटिंग सेक्शन में देखिए बहुत सारे क्वेश्चंस आते थे पहले, मतलब बहुत ज्यादा था, अब तो 3-4 क्वेश्चन आते हैं जिसके अंदर भी उन्होंने सब पार्ट्स दे रखे हैं, यानी अगर आपका क्वेश्चन नंबर 3 है तो 3 के अंदर आपको 3 या 4 ऑप्शंस दे दी जाएंगे, उनमें से आपको 2 पे लिखना है, इस तरीके से कंसिडर है। पहला ये जो पैराग्राफ है ये है, राइट द समरी ऑफ द फॉलोइंग पैसेज इन योर ओन वर्ड्स, नो मार्क्स विल बी अवॉर्डेड फॉर द कॉपीड सेंटेंस। तो देखिए इसने बोला है कि भाई कोई भी नंबर नहीं दिया जाएगा अगर आपने इसी पैराग्राफ में से कोई भी क्या किया, लाइन को उठा के सेम एज इट इज लिख दिया। तो सिंपल सी बात हमें ध्यान रखनी है कि हमें ऐसा काम करना ही नहीं है। देखिए योगा ओरिजिनेटेड इन एंशिएंट इंडिया थाउजेंड्स ऑफ इयर्स अगो, तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं द ओरिजिनेशन ऑफ या द एंशिएंट इंडिया इज नोन फॉर इट्स योगा और द ओरिजिनेशन ऑफ योगा years ago, long before the first religion or belief system was born, and it is so much ancient that it is the more than the time of the born of the people. It is believed that Shiva is the first yogi or adi. The first yogi or adi or the first guru of yoga is considered as Lord Shiva. Thousands of years ago, on the banks of Lake Kanti Sarovar in Himalayas, Adi Yoga shared his knowledge into the legendary 7 sages, as it was hard to put all his wisdom and knowledge to one person. So for the Adi Yoga, अब हमने देखेंगे for Adi Yoga, it was not possible to
give his all complete knowledge to one person, so he delivered his knowledge or he distributed his knowledge among the 7 savages who were near the lake of Kanti सरोवर in Himalayas. तो अब देखिए इसमें से ही बनाना है ना, हमें इसको ही कंसिडर करना है, लेकिन हम इसमें से कोई भी लाइन रिपीट नहीं कर रहे हैं. सेम लाइन को हमें रिपीट नहीं करना है, हमें उन्हीं लाइंस को लेकर उनको मॉडिफाई करके क्या करना है, अपनी लैंग्वेज में समरी बना के लिखना है. और समरी में जो चीजें ज्यादा लेंथ में उनको हम शॉर्ट कर, जैसे अब ये जो लाइन है ये पूरी कितने लाइंस में आ रही है, 1 2 3 4, 3.5 लाइन में आ रही है. इसको हमें 1 या 1.5 लाइन में क्या करना है, कंप्लीट कर देना है. तो इससे हमारा क्या हो जाएगा, बहुत ही आसान हो जाता है. इसी तरह sages took his powerful yogic science to various parts of the world including Asia, North Africa. अब इसके बाद आगे लिख दो, after that the sages used this knowledge to the different parts of the world, different continents of the world, and they moved to the different continents and with their fullest they provided the knowledge to different people. ये हो गया यहाँ पर. The fossils remains of Indus Saraswati civilization are evidence of the presence of yoga in ancient India. We have found according to archaeologists, देखो archaeologist एक ऐसा वर्ड है जिसको आप यूज कर सकते हो क्योंकि वही एविडेंसेस खरीदते हैं, मतलब खुदाई करके दौरान निकालते हैं. तो fossils जो मिले हैं according to archaeologists, that the fossils shows that, या fossils are evident that the ancient India near the Indus Saraswati civilization is the best place for the yoga. Okay, presence of yoga civilization. The presence find mentioned in the folk tradition. Even then you can find their proof or their talks in the folks also, in the previous traditions also. It is included in the Indus Valley civilization, and the further civilizations which gives the evidence of yoga are Indus Valley civilization, Buddhist civilization, and traditions of the Jainism. According to the studies, yoga was being practiced under the direct and the Gurujis, only the Guru, और या फिर हम कह सकते हैं only the we can say कि भाई सिर्फ जैसे कि जो गुरु होते हैं, जो प्रोफेशनल गुरु can teach or can show the perfect yoga and spiritual values and also distribute or give or deliver their spiritual knowledge along with them. Sun was given the highest importance during the Vedic period. Sun is known as the powerful god in the ancient India, so we can say that Sun is the important figure during the Vedic period. And how Surya Namaskar, so that's why the first part of yoga is the important part of yoga is Surya Namaskar. अब आगे आप लोग इसको कंसीडर कर सकते हैं, बनाएंगे तो आपको इसमें पता लग जाएगा कैसे कैसे आपको बनाना है. तो 2 पैराग्राफ्स के जरिए हमने देखा कि हमने जो चीज उन्होंने 7-8 लाइनों में या 15 लाइनों में दी थी, हम लोगों ने उसको कंसीडर करके समरी वाइज उनको 7-8 लाइन तक लेकर आ गए. अब इन 5-7 लाइनों को अगर आप कर दो, 7-8 लाइनों को, तो इनको कंसीडर करके 2 लाइनों में लाके समरी या 3 लाइन में बना दोगे तो टोटल आपकी समरी कितने पेजेस की, कितने लाइंस की होगी, 10 लाइंस की हो गई. यानी अगर पैराग्राफ हमारा आ रहा है 15 to 20 पेजेस, 20 लाइंस का या 30 लाइंस का, तो हम उसका हाफ बना के उसकी समरी लिख सकते हैं. ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. राइट ऑन एनी 2 इन अबाउट 120 वर्ड्स, यानी आपको 120 शब्दों के अंदर ऐसे लिखना है. 3 टॉपिक्स आपको दिए हुए हैं, इनमें से 2 पे लिखना है. द जर्नी ऑफ 1000 माइल्स बिगिन विद अ सिंगल स्टेप, नीड टू एजुकेट द गर्ल चाइल्ड, फ्रीडम ऑफ स्पीच. अब यहाँ पर देखिए, द जर्नी ऑफ 1000 माइल्स बिगिंस विद अ सिंगल, कहते हैं ना पहला कदम बढ़ाओगे तो अपने आप हजारों मील की दूरियां क्या हो जाती हैं, तय हो जाती हैं. यानी कि आपका फर्स्ट स्टेप लेना इंपॉर्टेंट है, उसके बाद तो रेस्ट ऑफ द थिंग्स अपने आप सेटल हो जाती है. नीड टू गर्ल चाइल्ड की इंपॉर्टेंस अगर देखा जाए तो इसको आप गर्ल चाइल्ड इंपॉर्टेंस बना दो, तो इसके बेस पे आप लिख लो और इजी हो जाता है. फ्रीडम ऑफ स्पीच, ये हमारा राइट हो गया, राइट टू फ्रीडम, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल क्या है, राइट्स में से एक है. तो उसका एक सब पार्ट क्या है, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच. तो स्पीच बोलने का अधिकार, बोलने का अधिकार का सेंस ये नहीं है कि हमें फ्रीली बोलने का ये अधिकार है कि हम जिसको चाहे गाली निकाल सकते हैं, कुछ बोल नहीं. राइट टू फ्रीडम का मतलब है वी हैव राइट टू एक्सप्रेस आवर आइडियाज, एक्सप्रेस आवर डिमांड्स इन द फ्रंट ऑफ द गवर्नमेंट और इन द फ्रंट ऑफ द पॉलिटिकल्स. तो यहाँ पर आपका क्या है, ये आ जाएगा. तो इसको अब आपको लिखना है, तो कंसिडर क्या कर लीजिए, देखें 120 वर्ड्स बोला है, यानी 2 टॉपिक हैं, दोनों टॉपिक में 120 वर्ड्स में से आप 20 वर्ड्स का तो क्या करो, इंट्रो लिख दो, उसके बारे में बता दो. जैसे जर्नी ऑफ द 1000 माइल्स अगर आप इस पे लिख रहे हो तो स्टार्टिंग ऑफ द सिंगल स्टेप वाले के बारे में, एजुकेशन के बारे में, तो गर्ल्स के बारे में, और राइट टू फ्रीडम के बारे में बता दो. उसके बाद आप 50 वर्ड्स का सेकेंड पैराग्राफ, इनकी इंपॉर्टेंस में इनके मेरिट्स बता दो कि क्या क्या फायदे हैं. और मेरिट्स को आप कैसे लिख दो, फर्स्टली इसका फायदा ये है, सेकेंडली इसका फायदा ये है,
थर्डली की जगह आप मोर ओवर लिखो, मोर ओवर, और लास्ट में अगर लिख रहे हो तो फाइनली। 4 पॉइंट या 4 चीजों में आप इसको एक्सप्लेन कर दो इन दोनों को। भाई ऊपर वाला तो मैं इसलिए नहीं बताई क्योंकि मोस्टली जो हमें इजी दिखे उसको ही हमें कंसिडर करना चाहिए, तो ये दोनों हमारे पढ़े हुए हैं। इसमें थोड़ा सा आपको क्या होता है टफ लगे तो है, अदरवाइज जो इस पे लिखना चाहे वो इस पे लिख सकते हैं कि 1000 में यानी सिंगल स्टेप ले रहे हैं तो सिंगल स्टेप यानी इंपॉर्टेंस ऑफ हाउ टू स्टार्ट योर करियर या हाउ टू स्टार्ट योर फर्स्ट स्टेप। यहाँ पर आ गया कि भाई टू रिस्क टेक द रिस्क, उसके बाद उसके इंपॉर्टेंस बताओ कि भाई रिस्क नहीं लेंगे तो जिंदगी में कभी कुछ नहीं, यानी कि पहला स्टेप जब तक आप नहीं लोगे तो हाउ कैन यू से दैट आई विल गो टू और फर्दर और उसके बाद 70 वर्ड्स हमारे यहाँ पर हो गए। अब हमारे पीछे कितने बच जाते हैं, 50 वर्ड्स और बच रहे हैं, इसमें और बना दीजिए 20 का एक और बना दो और उसके बाद 30 का एक और, सॉरी 30 का बना दो और उसके बाद 20 वर्ड्स का और बना दो, 30 एंड 20। अब इसमें आप क्या लिखोगे, इसमें इसको यहाँ पर इसकी इंपॉर्टेंस के साथ में अदर चीजें लिख दो। अदर हैंड में यानी अदर हैंड में हम क्या बताते हैं, कंपेयर कर दो इससे। अब अदर हैंड में हम गर्ल चाइल्ड की कंपैरिजन एंशिएंट टाइम से कर सकते हैं कि भाई पुराने जमाने में औरतों के साथ क्या क्या होता था और आज कितना बेटर हो चुका है। अब उसी तरीके से अगर आप फ्रीडम का स्पीच का लिख रहे हो तो पहले हमारे जो राइट टू फ्रीडम थे वो लिमिटेड थे लेकिन आज दिन ब दिन मिलते जा रहे हैं। और लास्ट में 20 वर्ड्स का आप कंक्लूजन लिखिए, कंक्लूज का टू कंक्लूड यानी इसको कंक्लूड करते हुए मैं, अब ये क्या होती है, ये कंक्लूजन पार्ट आपके इन स्टार्टिंग के 3 पैराग्राफ्स का क्या होता है, समरी होता है। तो बस यहाँ पर हमें पता लग गया कि हमें हमारा इंट्रो कैसे लिखना था और कैसे हमें हमारा ऐसे राइटिंग करना था। तो आई थिंक यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो सबको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। राइट अ स्टोरी ऑन द बेसिस ऑफ द क्लू गिवन बिलो। अब क्या है, अ यंग बॉय ट्रैवलिंग बाय ट्रेन हैज अ ब्रीफकेस कंटेनिंग अ लॉट ऑफ मनी, befriends a fellow traveler, train stops, boy goes out to buy snacks and returns briefcase gone। यानी कि इसके साथ में क्या हो गया है, इंसिडेंट हो चुका है, एक इसकी जो ब्रीफकेस था वो किसी ने चुरा लिया जब ये क्या हुआ और उसका पैसे से भरा हुआ था। तो अब यहां से अ यंग बॉय वाज ट्रैवलिंग बाय अ ट्रेन समडे एंड ही हैज कम विद अ बिजनेस ट्रिप। अब यहां पर आप स्टार्ट कर दो दैट ही वाज कमिंग फ्रॉम द बिजनेस ट्रिप and that time when he was traveling during the journey he was meeting with many peoples but he was taking care of his briefcase because his briefcase was containing a lot of money because he has just finished his deal with a गुड कह सकते हैं भाई, गुड अच्छे डीलर के साथ उसने किया था। एंड नियरली अगर उसमें अमाउंट भी आप फिल करना चाहो तो अमाउंट भी फिल कर दो, जैसे हमने बोला 25 लाख तक का उसका क्या था अमाउंट था बिकॉज ही जस्ट रिसेंटली सोल्ड आउट लाइक हम कह सकते हैं उसने कोई ज्वेलरी बेची या कोई डिजाइन बेच कर आया एंड द मनी वॉज ट्रांसफर टू द बैंक या उसको बैंक पे ट्रांसफर, कुछ भी यानी 3-4 थॉट्स लेकर आप क्या कर सकते हो, इमेजिनेशन, अपनी इमेजिनेशन को चरम सीमा से ऊपर लेकर जाओ, बियॉन्ड योर कंफर्ट जोन से बाहर निकलो और इसको अपनी इमेजिनेशन को उड़ने दो। उसके बाद फिर आसपास उसने लोगों से ट्रैवलर्स से बातचीत करनी शुरू की तो ट्रैवलर्स आस्क्ड देम, सम ऑफ द पीपल वर वेरी लाइक वहां पर होता है ना शक्की टाइप के थे, सस्पिशियस थे। ट्रेन में भी बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर्स बैठते हैं हमारे साथ में जिनको देखकर हमें ये डाउट होता है कि भाई पता नहीं अच्छा आदमी है या बेकार आदमी है। तो उस तरीके से सम पीपल वर देयर who were not being looking like a good or gentleman people but they were still and he was ignoring them, but his insecurity was showing them that something is very important in the briefcase. So when the train stops, so between the traveling he felt hungry and that time when the train stopped he just go out के बाद में क्या हुआ, goes out वो बाहर जाता है और वहां से स्नैक्स खरीद के लाता है, बट जैसे ही वो वापस आता है उसका ब्रीफकेस जा चुका था। And then he realized that the person who was sitting in front of him, that was an old person who was giving him a preaching like that he is a very genuine person and he was like a priest, जो भी आप बनाना चाहें, उसने उसका briefcase लेकर चला गया। He asked from the other people of this like same compartment that have you seen that person or have you seen my briefcase? So some people told him that old man had carried your briefcase. और then फिर he went to the police station and over there he complained the like पुलिस स्टेशन में गया, कंप्लेन करी एंड ऑल दिस थिंग्स जो आप इंसिडेंट लिखना चाहते हैं। तो इसको थोड़ा सा आप कैसा बना सकते हो, सस्पेंस है ना, सस्पेंस हो गया, फिर थोड़ा सा इसको ट्रेजेडी हो ही गई उसके साथ में कि भाई उसका ब्रीफकेस चोरी हो गया, एंड इसको थोड़ा सा आप क्या कर सकते हो, कॉमिक, अगर इसको टच देना चाहो तो कॉमिक टच भी आप दे सकते हो। और अगर आप चाहते हैं तो इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, लास्ट में एक अच्छी मॉरल एंडिंग दे सकते हो कि नेवर बिलीव और नेवर ट्रैवल, और इस तरह से लाइक नेवर बिलीव ऑन दी
स्ट्रेंजर्स, इस तरह से हो सकता है। या फिर आप इसको एक पॉजिटिव एंडिंग देना चाहो तो द ओल्ड मैन कैरी द briefcase along with him because he knows very well that the person is having some important papers or like that, so he just carry him and he was waiting but that time he was in the washroom, go went to the washroom। तो आप उसको पॉजिटिव एंडिंग भी दे सकते हो। तो दोनों है, पॉजिटिव या नेगेटिव एंडिंग देकर एक मॉरल बेस्ड उसको क्या कर दीजिए, एंडिंग दे दीजिए। तो यहाँ पर हमारा क्लियर आउट हो जाता है कि हम एक अच्छे स्टोरी राइटर है, क्योंकि हमें स्टोरी राइटर बनना है, कहानी लिखने और बनाने में तो हम एक्सपर्ट होते हैं। Write a composition on any, next question है क्वेश्चन नंबर 6, write a composition on any two। अब आपको इसमें कंपोजिशन लिखना है किसी भी दो वर्ड टॉपिक्स पे 120 वर्ड का। अच्छा ये तो हो गया, ओके सेम क्वेश्चन रिपीटेशन हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 आता है, write a letter to the editor of the Times of India expressing your views about how students are distracted by Facebook, WhatsApp from their studies। तो भाई ये तो बहुत आजकल का तो सबसे इंपॉर्टेंट बन चुका है, ये तो पूछो ही मत, कोविड के बाद से तो हर बच्चे से परेशान हो गए। तो सबसे पहले हमारा ये मार्जिन लाइन होना चाहिए। इस मार्जिन लाइन की सारी चीजें इस लेफ्ट साइड में आएंगी, क्योंकि ये लेटर हम एडिटर को लिख रहे हैं, तो दैट मीन्स ये एक कैसा है, फॉर्मल लेटर है। तो फॉर्मल लेटर में सबसे पहले सेंडर्स एड्रेस है, यानी आप साइन योरसेल्फ एज XYZ, रेजिडेंट ऑफ देहरादून उत्तराखंड। तो आप यहाँ पर अपना मकान नंबर या कुछ लिखना, जैसे सेकेंड D 140 JNV देहरादून उत्तराखंड। ठीक है, ये मैंने एड्रेस लिख दिया, ये 2 लाइनों में होना चाहिए। सेंडर्स एड्रेस बोलते हैं इसको, 2 लाइंस में जो हमारा एड्रेस आता है वो आता है सेंडर्स एड्रेस, यानी भेजने वाले का पता जो आपको बनाया उसने। फिर आती है डेट। डेट क्या है, आज की हम डेट देते, क्योंकि आज हम लोग अभी पढ़ा रहे हैं, तो जैसे 27 मई 2023 ये हमने लिख दिया। अब अगर हम इसको करें, नेक्स्ट आता है रिसीवर्स एड्रेस। रिसीवर हम किसको लिख रहे हैं, द एडिटर। तो सबसे पहले द एडिटर, पोस्ट लिखिए इसको, द एडिटर। अब एडिटर उसने नाम दिया है ऑफ द टाइम्स ऑफ इंडिया, तो द टाइम्स ऑफ इंडिया। उसके बाद कहां से हैं, उसने देहरादून उत्तराखंड ही बोला है, तो आप यहाँ पर उत्तराखंड ही लिखिए, पूरा लिख देना, देहरादून भी लिख दीजिएगा, उत्तराखंड। तो ये हमारा होता है रिसीवर्स एड्रेस, ये हमारा 3 लाइंस का बनता है, जिसको हम रिसीवर्स एड्रेस कहते हैं। ये हमारा। अब आता है उसके बाद हमारा सब्जेक्ट। तो एक लाइन छोड़ेंगे, यहाँ पर आप लिखोगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, द डिस्ट्रैक्शन ऑफ स्टूडेंट्स ड्यू टू द फेसबुक एंड व्हाट्सएप, है ना, द डिस्ट्रैक्शन ऑफ एड। तो ये आप लिख दो दैट, ये वाला आप उठा के लिख सकते हो यहाँ से, व्यूज अबाउट हाउ स्टूडेंट्स आर डिस्ट्रैक्टेड बाय सोशल मीडिया। आप चाहो तो इसको एक ही चीज में कर दो, सोशल मीडिया भी लिख सकते हो। ठीक है, तो सोशल मीडिया से, तो ये आपने यहाँ पर सब्जेक्ट लिख दिया। उसके बाद आ जाता है आपका सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन का मतलब यहाँ पर क्या आएगा, सैल्यूटेशन का मतलब होता है, वेट अ मिनट, कि जिसको आप लिख रहे हैं, तो आप रेस्पेक्टेड सर या सर लिख दीजिए। उसके बाद आप यहाँ पर क्या करेंगे, देन उसके बाद रेस्पेक्टेड सर, इसको हम बोलते हैं सैल्यूटेशन। ओके, ये पार्ट हमारा कहलाता है सैल्यूटेशन का। अब आपका यहाँ पर आ जाएगा बॉडी ऑफ द लेटर। ये बॉडी ऑफ द लेटर जो है, ये आपका 3 to लेकर 4 पैराग्राफ में होना चाहिए। फर्स्ट पैराग्राफ आपका होना चाहिए कम्युनिकेशन बेस्ड, कम्युनिकेशन और आपका रीजन है क्या, यानी कि आप इसमें क्या करोगे, अपने सब्जेक्ट को डिफाइन कर दो। जैसे फ्रॉम द एस्टीम कॉलर, आई एम द रेगुलर, आई वुड लाइक टू पे योर अटेंशन एज आई एम द रेगुलर or the customer, the regular reader of your esteemed newspaper, and I want to just put your attention towards the most important topic of the daily routine life, that the students are get distracted by the social media, Facebook, WhatsApp and etc. अब उसके बाद में आप उसके डिस्ट्रैक्शन, फर्स्ट पैराग्राफ ये हो गया। सेकंड में आप उसको एक्सप्लोर कर दो। एक्सप्लोर का मतलब हो गया उसके क्या बता दो, डिफेक्ट्स बता दो, कि क्या क्या उसके डिफेक्ट्स होते जा रहे हैं, क्या उसके इफेक्ट्स हो रहे हैं, क्या उसका असर पड़ रहा है। थर्ड पे स्टडीज का कैसा डिस्ट्रक्शन हो रहा है, स्टडीज पे क्या बैड इफेक्ट उसका पड़ रहा है, इल इफेक्ट से हम बोल सकते हैं। और एक एग्जाम्पल भी, जैसे एग्जाम्पल्स भी हम दे सकते हैं, नाउअडेज स्टूडेंट्स जो हैं वो पढ़ना कम चाहते हैं सोशल मीडिया के थ्रू, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और फोर्थ में आप लिखें, होप यू विल कंसिडर my views as per the demands of consideration
एंड पब्लिश इन योर न्यूज़पेपर। एंड देन उसके बाद एक लाइन छोड़ेंगे, सब्सक्रिप्शन में आपका आ जाएगा योर्स सिंसियरली, और लास्ट में सिंसियरली के बाद में आपको वो नाम लिखना है। XYZ बोला था तो हम XYZ लिख देंगे, ठीक है। तो ये इस तरीके से हमारा कंप्लीट जो पेपर है वो कंप्लीट हो जाएगा, यानी लेटर आपका पूरा कंप्लीट हो जाता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट। As a concerned resident, you are worried about the harmful effects of insanitary conditions in your town. Write a speech on the necessity of sanitation, यानी स्वच्छता अभियान। तो भारत स्वच्छ अभियान वाला जो इस पे आप ले सकते हो, और मॉर्निंग असेंबली में आपको क्या करना है, स्पीच बोलना है। तो सिंपल सी बात है, सबसे पहले आप स्पीच की स्टार्टिंग करो, गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग एवरीवन, फिर देन योर गिव इंट्रोडक्शन, अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। माय नेम इज राहुल या रोहिणी, वॉट एवर आप ले सकते हो, राहुल, आई एम हेयर टू डिलीवर अ स्पीच ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ सैनिटेशन, ठीक है, नेसेसिटी ऑफ सैनिटेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक आवर प्रिंसिपल सर who gives me chance or opportunity for this speech। एंड उसके बाद नेक्स्ट आप स्टार्ट कर दीजिए कि सैनिटेशन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सैनिटेशन। जो सैनिटेशन इज अ प्रोसेस इन विच वी नॉट ओनली एनकरेज द हाइजीन प्रोसेस बट ऑल्सो वी, अब जो भी आप जानते हैं सैनिटेशन के बारे में आप उसमें सारी चीजें लिख सकते हो कि सैनिटेशन का मीनिंग उनको समझा दिया, या फिर किसी फ्रेज को ले लो सैनिटेशन की स्टार्ट करने के लिए, स्वच्छता हो गया। उसके अलावा फिर आप स्वच्छ भारत अभियान को भी आप ले सकते हो इसके अंदर, कि स्वच्छ भारत मिशन जो है वो हमारा चालू किया गया कॉन्सेप्ट में, ठीक है। इसके अलावा आप इसके अंदर बेनिफिट्स उसके बताओ कि बेनिफिट्स क्या क्या हैं सैनिटेशन के, और अगर नहीं करेंगे तो इसके इल इफेक्ट्स भी बताइए कि क्या क्या हो सकता है अगर हमने अपनी सैनिटेशन को प्रॉपरली नहीं रखा। स्पेशल एरियाज कंसिडर कीजिए कि जहां पर है, और स्कूल प्रीमाइसेस में तो स्पेशली हाइजीन का इन सबका लेकर स्कूल का एग्जाम्पल, क्योंकि आप कहाँ है, मॉर्निंग असेंबली की बात कही जा रही है ना, तो आपका मेन फोकस ये होना चाहिए कि आप अपने स्पीच के जरिए स्टूडेंट्स को ये बताना चाह रहे हैं कि हमें अपने स्कूल को भी क्या रखना चाहिए, स्वच्छ रखना चाहिए, अच्छा रखना चाहिए। इस तरीके से करते हैं। लास्ट में आपको थैंक यू वंस अगेन या थैंक यू इतना बोल के आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 8। अब आ जाते हैं हम ग्रामर पार्ट पे, सेक्शन सी पे। तो सेक्शन सी देखिए हमारा क्या है। सेक्शन सी में देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है, रीड राइट द फॉलोइंग यूजिंग करेक्ट टेंसेस। सही टेंसेस को यूज करते हुए लिखना है। माय ब्रदर वेंट टू प्ले फुटबॉल बिफोर माय फादर वेक अप। अब देखो यहाँ पर इसने क्या बोला है, माय ब्रदर वेंट टू प्ले फुटबॉल बिफोर माय फादर वेक अप। जब भी सेंटेंस के बीच में बिफोर आता है तो ये हमेशा ध्यान रखिए, बिफोर के बाद में V2 और बिफोर के पहले हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो अब इसको आप सही कर लीजिए, बस याद कर लो ना कि इसका क्या है। सिंपल सी बात है, बिफोर का रूल क्या कहता है, अगर बिफोर बीच में है तो पीछे वाला V2 और आगे वाला हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। दैट मींस इसका मतलब क्या है, ये हो गया पास्ट परफेक्ट और ये हो गया सिंपल पास्ट, या जिसे हम पास्ट इंडेफिनिट की कहते हैं, ठीक है। अब यहां पर बना देते हैं, माय ब्रदर वेंट की जगह क्या हो जाएगा, हैड गॉन टू दी प्ले दी फुटबॉल बिफोर माय फादर वोक अप। वेक की सेकंड फॉर्म होती है वोक अप। हैव यू टोल्ड योर मदर यस्टरडे अबाउट योर प्लान्स टू ज्वाइन न्यू कंपनी। अब देखो यहाँ पर क्या है, यस्टरडे। टेंस में यस्टरडे जब भी आता है ये पास्ट का सिंबल है, तो पास्ट है तो इसका मतलब इसमें जो प्रेजेंट दे रखा है वो गलत है, तो यहाँ पर पास्ट टेंस है। पास्ट टेंस में भी ध्यान रखें, यस्टरडे जब भी इस्तेमाल किया जाता है तो हमेशा क्या आती है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म आती है, यानी कि हमेशा कौन सा बनेगा, पास्ट इंडेफिनिट का ही बनेगा। अब क्योंकि ये क्वेश्चन है तो क्वेश्चन में देखिए सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है डिड, तो डिड लगा दो यहाँ पर, डिड यू टेल। डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, डिड यू टेल योर मदर यस्टरडे अबाउट योर प्लान्स टू ज्वाइन दी न्यू कंपनी। तो ये इसका सिंपल सा आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं, शी विल कंप्लीट द वर्क बिफोर नून टुमारो, यानी दोपहर से पहले वो कल क्या करेगी, काम पूरा कर देगी। तो यहाँ देखिए बिफोर नहीं होता है, बिफोर की जगह या बाय आना था, बाय नून, ठीक है, बाय नून होगा, बाय नून टुमारो। बाय जब भी आता है फ्यूचर टेंस में, हमेशा ध्यान रखिए फ्यूचर में जब भी बाय आता है वो आता है फ्यूचर के कौन से टेंस के अंदर, फ्यूचर परफेक्ट में।
तो फ्यूचर परफेक्ट में आएगा बाय नून टुमारो, तो शी विल हैव कंप्लीटेड। ठीक है, यहाँ इसका करेक्शन हो जाएगा, शी विल हैव कंप्लीटेड द वर्क बाय नून टुमारो। तो आई थिंक यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा, क्लियर है कि ये तीनों क्वेश्चन हमने कैसे सॉल्व करे हैं। आगे चलते हैं। Filling the blanks with appropriate preposition. My uncle is an authority mathematics. अब देखो अथॉरिटी है, अथॉरिटी क्या होती है, हमेशा इंसान के अंदर पावर को लाती है, तो अंदर पावर है तो अथॉरिटी इन, तो इसका क्या होगा अथॉरिटी इन, यानी अथॉरिटी का मतलब पावर इन मैथमेटिक्स, या फिर उनका क्या है, उनकी महारत हासिल है, तो इसका क्या हो जाएगा मैथमेटिक्स हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही इज इनटॉलरेंट एनीथिंग कंसर्निंग रेसिज्म। ही इज इनटॉलरेंट, जो भी रेसिज्म को बढ़ावा देती है उस चीज को वो इंटॉलरेंट है। अबाउट, ऑन या ऑफ या एट, देखिए क्या होगा, ही इज इनटॉलरेंट अबाउट, अबाउट नहीं आएगा, अबाउट नहीं आता है, ऑन एनीथिंग कोई भी चीज पर नहीं, ऑफ इनटॉलरेंट ऑफ एनीथिंग कंसर्न, यस ऑफ आएगा, इनटॉलरेंट के साथ में एट नहीं आएगा। नेक्स्ट चलते, माई फ्रेंड इज द थिएटर बाइंग स्वीट्स फ्रॉम नियर शॉप। माई फ्रेंड इज क्या आएगा, in the theater buying sweets from nearby shop, at the theater buying sweets from nearby shop, by the theater or before the theater। अब देखो इसमें क्या है, my friend is before the theater buying sweets from the nearby shop, यानी before the theater, वो थिएटर के पहले क्या कर रहा है, स्वीट्स खरीद के लेकर आ रहा है, पास वाली इन नहीं आएगा, एट नहीं आएगा, बिफोर आएगा। ओके, नेक्स्ट चलते हैं, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन options that give the same meaning as the idioms given below. Write the answers in your books. अब देखिए इसने क्या बोला, इस idiom का आपको मीनिंग ढूंढना है इनमें से। और रिस्की नंबर, रिस्की नंबर क्या हो सकता है, जो हमारे लिए बहुत खतरे का नंबर है भाई। लकी नंबर होता है, कंफर्टेबल जॉब होती है, जॉब दैट इन्वॉल्व्स अ लॉट ऑफ कैलकुलेशन, नंबर विच इज डिफिकल्ट टू रिमेंबर। तो देखिए इसमें क्या होगा, देखिए जब भी नंबर रिस्की, रिस्की क्या होगा, रिस्की नंबर का मतलब रिस्की काम हो गया, रिस्की वर्क हो सकता है, तो इसका मतलब इसको ले लेते हैं अ जॉब दैट इन्वॉल्व्स अ लॉट ऑफ कैलकुलेशन। ठीक है, तो इसका आंसर है जॉब लॉट ऑफ, नंबर की कैलकुलेशन से जोड़ दो, रिस्की का मतलब हम जॉब से जोड़ देते हैं, तो रिस्की जॉब दैट इन्वॉल्व्स अ लॉट ऑफ नंबर कैलकुलेशन, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अ ब्लैक स्वैन, अ ब्लैक स्वैन का मीनिंग बताइए। देखो काला हंस, काला हंस अपने आप में हम नहीं देखते, व्हाइट तो हमने देना है ना, काला तुम जानते ही नहीं है, तो काला हंस सोच के देखो क्या होगा, काला हंस मतलब बहुत ही यूनिक और बहुत ही रेयर बात होगी भाई। तो यहाँ पर देख लो समथिंग रेयर एंड यूनिक, समथिंग अगली, कैपेबल पर्सन या समथिंग आउट, तो इसका क्या होगा समथिंग रेयर एंड यूनिक, क्योंकि वैसा होता ही नहीं है, रेयर और यूनिक हो गया, तो ब्लैक स्वैन देखना बड़े अपने आप में यूनिकनेस है। चलिए, ऑन द मैट, ऑन द मैट का देखिए क्या होगा इसका आंसर, ऑन द मैट टू बी सरप्राइज, मैट, ऑन द मैट, ऑन द मैट का मतलब हो गया मट, मट का मतलब किसी ने आपको डांटा है, झड़काया है, तो सरप्राइज हम नहीं हो रहे, तारीफ हमारी हो नहीं रही, बीटन मारा नहीं जा रहा, टू बी रिबक्ड, तो ये क्या हो जाएगा टू बी रिबक्ड, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, चेंज द फॉलोइंग इनटू डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, यानी इसमें दोनों में दे रखा है, किसी को डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज करना है और या फिर इनडायरेक्ट से डायरेक्ट में। टॉम सेड टू राम, व्हाट डिड यू डू यस्टरडे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखिए टॉम, क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो आस्क्ड राम, अब जो क्वेश्चन में अगर WH वर्ड से तो WH का वही वर्ड इसका कंजक्शन, व्हाट डिड यू डू यस्टरडे, तो यहां पर क्या हो जाएगा, राम से पूछा जा रहा है व्हाट ही, डिड आता है तो हैड, व्हाट ही हैड डन द प्रीवियस डे, डे बिफोर होता था पहले, अब आजकल हम प्रीवियस डे लिखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, दे सेड हुर्रा वी वॉन द मैच इजीली, तो क्या हो जाएगा दे, जब भी हुर्रा वर्ड आता है तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में हम लिखते हैं दे एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट, अब ये वी है, वी प्लूरल, दे आ जाएगा, दैट दे वॉन का यानी सिंपल पास्ट टेंस है तो इसको पास्ट परफेक्ट में करेंगे, तो दे हैड वॉन द मैच इजीली। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट है हमारा, माय सिस्टर टोल्ड मी दैट अ स्मूथ सी नेवर मेड अ स्किलफुल सेलर, तो इसका देखिए क्या हो जाएगा, माय सिस्टर सेड टू मी, या एक तरह की चीज है स्मूथ सी नेवर मेड अ स्किलफुल सेलर, ये एक तरह की इडियम, कहावत है, फ्रेज है, प्रोवर्ब है,
तो अब देखो जब भी ऐसी चीज आए तो ये हमेशा ऐसी चलती है। तो माई सिस्टर टोल्ड, तो माई सिस्टर टोल्ड है तो सेड आएगा, सेड टू मी। अब इन्वर्टेड कॉमर्स, क्योंकि यहां पर कंजक्शन को हटाएंगे। आगे सिंपल सा है, अ स्मूथ, क्योंकि ये क्या है, इडियम, फ्रेज, प्रोवर्ब्स या फिर कोई लोकोक्तियां, कहावतें, मुहावरे जिन्हें हम कहते हैं, अगर वो आ जाती हैं तो वो एज इट इज उतरती है, उनको हम चेंज नहीं करते हैं। तो ये हो जाएगा अ स्मूथ सी नेवर मेड है तो मेक हो जाएगा, नेवर मेक्स अ स्किलफुल सेलर। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। और इन्वर्टेड कॉमा। नेक्स्ट आते हैं, माय फादर टोल्ड मी दैट ही सॉ व्हाट आई वाज डूइंग। तो माय फादर सेड टू मी, आगे इन्वर्टेड कॉमा। अब उन्होंने क्या बोला, ही, ये ही कौन है, उसके पापा है, तो पापा ने मुझे बोला ना, तो आई, क्योंकि फादर बोल रहा है, माय फादर सेड आई सी व्हाट, आई का क्या है, ये यू से था ना, मुझे का है, तो ये यू हो जाएगा, व्हाट यू आर, क्योंकि यहाँ वॉज है, आर आएगा, आर डूइंग। ठीक है, ये आपका यहाँ पर फिनिश हो गया। आगे चलते हैं नेक्स्ट पे, फिलिंग द ब्लैंक्स विद राइट फॉर्म ऑफ वर्ब्स। राइट फॉर्म ऑफ वर्ब्स में हम देखते हैं कि कैसे होगा। फॉर 3 weeks शी बिहेव्ड एज इफ नथिंग चेंज। फॉर 3 weeks यानी 3 हफ्ते तक उसने ऐसे बिहेव किया मानो कुछ हुआ ही नहीं था। शी बिहेव्ड एज इफ नथिंग, तो इसके साथ में क्या आ जाएगा, देखो एज इफ आ रहा है, एज इफ से पहले शी बिहेव्स का आ गया, शी बिहेव्ड एज इफ नथिंग हैड चेंज, क्योंकि ये क्या है, पास्ट टेंस है, तो बिहेव्ड के साथ हैड चेंज आएगा। नेक्स्ट आते हैं इफ के बाद में, वर्ब की भी आ जाएगी थर्ड फॉर्म, और फिर आता है सेकंड फॉर्म। इफ यू एट द एंट्रेंस ऑफ द मॉल इन अनदर 2 hours, आए, देखो आने वाले अनदर 2 hours में मैं तुम्हें एंट्रेंस पे मिल जाऊंगी या मैं मिला हूं, तो इसका क्या होगा, देखो सिंपल सी बात है, ये आगे फ्यूचर की बात कर रहा है, फ्यूचर के रेफरेंस में, तो आई विल मीट यू एट द एंट्रेंस ऑफ द मॉल, क्योंकि ये फ्यूचर का रेफरेंस दे रहा है। लिसन द वुल्स एट द फुल मून हाउलिंग, तो हाउलिंग के साथ में वुल्स है, वुल्स के लिए क्या आएगा, प्लूरल आएगा, प्लूरल के लिए हम क्या लगाते हैं, आर, द वुल्स आर हाउलिंग एट द फुल मून। एलेक्सा लीव फॉर हर क्लास 2 hours ago, अब ये ago आ रहा है, यानी कि पास्ट टेंस की बात आ रही है, पास्ट में सेकंड फॉर्म आएगी, तो ago जब भी आता है ध्यान रखें V2 आता है, ठीक है, V2 यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो एलेक्सा का क्या आ जाएगा यहाँ पर, हैड, ओके ओके ओके, एक मिनट, 2 hours ago, for her class 2 hours ago, left, Alexa left for her class 2 hours ago, ये हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आएगा, दिस नॉट मेक एनी सेंस, व्हाई वुड ही लीव विदाउट सेइंग गुड बाय, तो यहाँ क्या आ जाएगा, दिस नॉट मेक एनी सेंस, तो डू का आना चाहिए हेल्पिंग वर्ब, दिस सिंगुलर है तो क्या हो जाएगा, दिस के साथ में आता है डज, दिस डज नॉट मेक एनी सेंस, यानी इसका कोई मतलब नहीं है, फिर भी पता नहीं बिना कहे उसने क्यों चली गई। तो यहाँ पर हमने टेंसेस देखे। नेक्स्ट है फिलिंग द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट फ्रेजल वर्ब, इसकी फ्रेजल वर्ब बतानी है। द रोप व्हाइल दे वर हॉलिंग अप इन द, यहाँ पर आपके स्पेस है, तो गेव अप, गेव इन, गेव वे और गेव आउट। द रोप, भाई रस्सी क्या हो गई थी जब वो लोग हॉलिंग कर रहे थे पिलर पे, तो गिव इन, तो इसमें होगा गिव अप। गिव अप का मतलब होता है छोड़ देना, गिव इन का मतलब होता है उसको पकड़े रखना, एंड गिव वे का मतलब होता है रास्ता देना, गिव आउट का मतलब होता है निकल जाना, ठीक है। द हॉरिबल वेदर मी पुट्स डाउन, ब्रेक्स डाउन, गेट्स डाउन और वर्क्स डाउन, तो देखिए द हॉरिबल वेदर क्या करता है, हॉरिबल वेदर पुट्स डाउन का मतलब होता है उसको डराना या मतलब उसको घबराना, ब्रेक्स डाउन का मतलब होता है मैकेनिकल किसी चीज के अंदर क्या आ जाना, गिरावट आ जाना, मतलब मैकेनिकल ब्रेक डाउन कहते हैं, जैसे कि गाड़ी रुक गई या खराब हो गई। गेट्स डाउन का मतलब नीचे लाना, वर्क्स डाउन का मतलब ये काम करना, तो इसका होगा पुट्स डाउन। नेक्स्ट आते हैं, जॉन इज अ रिच मैन बिकॉज ही अ लॉट ऑफ मनी लास्ट ईयर, तो फेल बिहाइंड यानी पीछे, केम इनटू, वेंट थ्रू और फेल थ्रू, देखिए इसमें क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा, भाई क्यों, जॉन इज अ रिच मैन, जॉन आज की डेट में क्या एक अमीर आदमी है, बिकॉज क्योंकि वो देखिए लास्ट ईयर वर्ड आ रहा है, तो लास्ट वर्ड के साथ में भी V2 आता है, तो V2 वाला देखो, V2 वाले ही है सारे के सारे। अब केम इनटू यानी कि वो लास्ट ईयर क्या हुआ था, बहुत सारा पैसा लेकर आया था,
I had better leave. I don't want to. My welcome. I don't want to give up, take in, wear out और go off. जल्दी से देखते हैं इसका क्या होगा. I don't want to. ठीक है, I had better leave. मेरा चला जाना ही ठीक रहेगा. I don't want to. My welcome. मैं नहीं चाहता कि कोई मुझे गिव अप तो आएगा नहीं इसमें. ठीक है, वियर आउट उसको पहनकर उतारा नहीं गया. गो ऑफ यानी कि जाने की बात नहीं हो रही. इसे टेक इन. आई डोंट वांट टू टेक इन माय वेलकम. मैं और सहन नहीं कर सकता या ले नहीं सकता. अनफॉर्चुनेटली माय ट्रिप टू इंडोनेशिया बिकॉज आई कुडंट सेव मनी फेल थ्रू, वॉश अवे, टर्न अप या ट्राई आउट. तो इसका देखिए क्या होगा. मेरा जो ट्रिप था इंडोनेशिया का वो क्या हो गया, फेल हो गया था. यानी इसका सहने का सेंस है कि मैं उस पर जा नहीं पाया क्योंकि मैं पैसा नहीं बचा पाया. तो वॉश अवे तो होता है धुल जाना, ये नहीं होगा. टर्न अप का मतलब होता है बढ़ावा देना. ट्राई आउट का मतलब होता है उस चीज को करना. तो फेल थ्रू. ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. चूज अ वर्ड विच इज नियरेस्ट इन मीनिंग टू द वर्ड गिवन इन द कैपिटल लेटर्स. यानी ये जो रेस्टिव वर्ड आपको दे रखा है इसका आपको क्या ढूंढना है, मीनिंगफुल वर्ड ढूंढना है, सेम वाला ना. तो रेस्टिव, factory workers are restive as the company has not declared any bonus this year. तो रेस्टफुल, रेस्टलेस, रेस्टिंग और रेस्टिव सेटिस्फाइड. तो देखिए क्या हो सकता है भाई, कंपनी वर्कर्स जो हैं वो रेस्टिव है क्योंकि कंपनी ने डिक्लेयर कर दिया है कि इस साल बोनस नहीं दिया जाएगा. तो रेस्टफुल तो होने से रहे यानी आरामदायक नहीं होगा. रेस्टलेस हो सकते हैं क्योंकि उन्हें पसंद नहीं आ रहा. रेस्टिंग भी नहीं होंगे, सेटिस्फाइड नहीं. तो रेस्टलेस इसका क्या हो गया आंसर है, यानी कि वो बहुत ज्यादा क्या फील कर रहे हैं, अच्छा नहीं लग रहा उनको, बेचैनी हो रही है कि इस बार उनको क्या नहीं मिलने वाला, बोनस नहीं मिलने वाला. नेक्स्ट, इवन द मोस्ट केयरफुल रिसर्चर कैन नॉट प्रिडिक्ट द पॉसिबल रेमिफिकेशंस ऑफ हिज फाइंडिंग. यानी कि इतने केयरफुल जो रिसर्चर्स होते हैं वो भी इसकी भविष्यवाणी नहीं कर सकते कि भाई क्या होगा उसकी खोज का. तो यूजेस रेमिफिकेशन का, डेवलपमेंट्स, कॉन्सिक्वेंसेस या कंक्लूजन. देखो रेमिफिकेशन आ रहा है, रेमिफिकेशन का मतलब क्या हो सकता है भाई, उसकी फाइंडिंग्स का क्या नतीजे होंगे. रेमिफिकेशन का मतलब होता है रिजल्ट. ठीक है, रेमिफिकेशन से आप रिजल्ट से समझ जाओ. अब यूजेस उसके फायदे नहीं बता रहा यानी उसके उपयोग, डेवलपमेंट नहीं. कॉन्सिक्वेंस का मतलब होता है रिजल्ट्स, कंक्लूजन होता है एंडिंग. तो इसका आंसर होगा कॉन्सिक्वेंस. रेमिफिकेशन, रेमिफिकेशन को याद कर लो, आर से रिजल्ट, फाइंडिंग्स के लिए आ रहा है तो रिजल्ट्स. Buoyed by these visions of the future of his son, the artist soldiered on. यानी कि उसने अपने बच्चे को इस तरह से देख कर कि फ्यूचर को देखते हुए उसने आर्टिस्ट जो था उसने सोल्डेड. सोल्डेड का मतलब हो गया भाई उसने क्या किया उसको आगे की तरफ उसको आर्टिस्ट ने क्या किया, सोल्डेड. सोल्जर्ड ऑन, सोल्जर्ड ऑन का मतलब होता है सोल्जर. सोल्जर कैसा पर्सन होता है, करेजियस है ना, करेजियस पर्सन होता है, बहादुर होता है. तो यहाँ पर बहादुरी के लिए कौन सा वर्ड आ रहा है, कंटिन्यूड ब्रेवली, इसका आंसर. ठीक है, द रेलिक्स ऑफ द रोमन रूल आर स्टिल एक्सटेंट इन इंग्लैंड. यानी जो रेलिक्स हैं यानी कि अवशेष जो है अभी भी रोमन रूल के वो अभी भी एक्सटेंट है इंग्लैंड में. तो एक्सटेंट का मीन्स क्या हो गया, अभी तक मौजूद है हाल फिलहाल में, छुपे हुए नहीं है, स्कैटर्ड बिखरे हुए नहीं है, स्प्रेड नहीं है, एग्जिस्टेंट में है यानी अभी भी एग्जिस्टेंट में चल रहे हैं. द इन्वेजन ऑफ फोर्स हैड नो आर्टिलरी एंड वाज कंप्लीटली एनिहिलेटेड. यानी एनिहिलेटेड का मतलब होता है उस चीज को क्या कर देना, खत्म कर देना, एंड कर देना, उसको क्लोज कर देना. तो यहाँ पर एंड और क्लोज से रिलेटेड क्या आ रहा है, रिड्यूस का मतलब कम होता है, डिस्ट्रॉय का मतलब एंड होता है, डिस्पर्म्ड का नहीं, स्प्लिट का मतलब. तो इसका मतलब है डिस्ट्रॉयड. जो इन्वेजन था फोर्स, अब देखो अटैक है तो ऑब्वियसली बात है कम तो करेगा नहीं, डिस्ट्रॉय करेगा. तो डिस्ट्रॉय हो गया, डिसमेंबर्ड भी नहीं करेगा और स्प्लिट नहीं. डिसमेंबर्ड का मतलब होता है उसको मेंबरशिप से निकाल देना उस तरीके से, और स्प्लिट का मतलब होता है दो टुकड़ों में उसको बांट देना. Choose the alternative that best express the meaning of the given expression. Make no bones about. ये एक तरह से आपकी phrases और idioms का ही है. तो इसमें आपका दे रखा है कि भाई इसका meaning आपको बताना है. तो make no bones about यानी कि और ज्यादा क्या नहीं करना, bones यानी हड्डियां नहीं बनना, इधर उधर की बातें नहीं करना. तो to make no effort, to admit something readily, to make fuss about और to create no hindrance. देखो अगर वो कह रहा है नो बोन्स अबाउट यानी कि वो अब और ज्यादा डिले नहीं करना चाह रहा, तो डिले नहीं करेगा तो रेडीली है वो, टू एडमिट समथिंग रेडीली. मेक नो बोन्स अबाउट तो इसका कर दो रेडी. कॉल वंस शॉट, एक ही बार में बोलना कॉल्स वन शॉट. तो मेक अपने इंटेंशंस को क्या करना, क्लियर. वन शॉट यानी एक ही शॉट में आपने बात को बता दिया. तो इसका मीनिंग हो गया मेक इंटेंशंस क्लियर. कॉल विद द शॉट, शूट एट अ कॉल नहीं होगा, टू शो कंटेमिनेशन नहीं हो, डिटर्मिनेशन नहीं होगा. कट नो आइस विद मी यानी मेरे साथ कोई और ज्यादा बर्फ मत काटो, यानी कि
जब हम किसी को ऐसा बोलते हैं तो मेरे ऊपर तुम्हारा कोई प्रभाव नहीं है, यानी इन्फ्लुएंस नहीं है। तो यहाँ पर देखिए कौन सा है, हैड नो इन्फ्लुएंस, यानी कि कट नो आइस विद मी, मेरे साथ मत करो। तो मेरे साथ यानी मुझ पे तुम्हारी बात का कोई असर नहीं होगा, इन्फ्लुएंस नहीं होगा, चाहे तुम आइस को कितना ही कट लो मेरे। तो किक द बकेट यानी लात मारना बकेट को, तो बकेट को लात मार रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, आखिरी कगार पर आ गए। घर में जब ऐसा कुछ भी काम कर दो तो इसका मतलब आपकी कंडीशन क्या है, लास्ट कगार, क्योंकि उसके बाद तो मम्मी आनी है। तो टू स्टार्ट अकाउंट नहीं, टू स्टार्ट सीरियस लर्निंग नो, टू डाई, यानी आप लास्ट आखिरी पड़ाव पर आ चुके हो, आपका अंतिम समय आ गया। अब चलते हैं नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 17। कंप्लीट ईच सेंटेंस विद द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द गिवन पेयर ऑफ कंफ्यूजिंग वर्ड्स। टू द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन वन शुड नो हाउ टू आस्क और सेट क्वेश्चंस, यानी इलिसिट, देखो इल आता है तो ये होता है बैड, ठीक है, इलिसिट यानी कि बैड या फिर इलीगल में, है ना, इसका मतलब इलीगल। और एलिसिट आता है किसी चीज की, पढ़ी लिखी चीजों के बारे में बात करना, नहीं एलाइट में, तो यहाँ पर पढ़ी लिखी रिक्वायर्ड की बात हो रही है, एलिसिट आएगा। इट इज दैट आवर लीडर्स possess both ability and personality, imperative और impervious। देखो इट इज मतलब कह सकते हैं ना, ये बहुत ही नेसेसरी है, बहुत ही डिमांडेड है, कमांडेड है, या इसमें तो ये आ जाएगा imperative। It is imperative that our leaders possess both ability and personality. Don't provoke her further so as to allow her anger to die down. Momentary और momentous, momentous तो होता है वो पल, यानी कि जो बहुत शानदार जीवन का, और मोमेंट्री का मतलब हो जाता है वो क्षण, मतलब वो ऐसे अलाउ ही मत करो, ऐसा मौका ही मत दो उसको जिससे वो क्या करे, उसका गुस्सा जो हो जाए वो डाई डाउन हो जाए। आई लाइक राइटिंग एंड हैव पब्लिश बुक्स रेगुलरली, एम आई कंसिडर्ड प्रोलिफिक और प्रोलिक्स राइटर, भाई हम क्या बोलेंगे, प्रोलिफिक, प्रोलिफिक बोलते हैं इसको, राइटर्स के लिए जो वर्ड आता है वो प्रोलिफिक होता है, प्रोलिक्स नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट आता है, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस, इनकी पैसिव बनाना है अब हम लोगों को। मैन विद स्लाइड रूल्स यूज्ड टू डू दीज कैलकुलेशंस, नाउ अ कंप्यूटर डज दैट। तो अब देखिए सबसे पहले हमारा क्या है, कैलकुलेशन, हमारे हमें वर्ड ढूंढना है, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया मैन विद स्लाइड रूल्स, ठीक है, ये हो गई वर्ब यूज्ड टू डू दीज कैलकुलेशंस, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, तो इसको उठा लो। दीज ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, दीज ऑब्जेक्ट्स यूज टू डू यानी कि पास्ट टेंस का यूज हो रहा है, तो वर का आएगा, तो पहले लिखते हैं दीज कैलकुलेशंस वर, वर आ जाएगा यहाँ पर, ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड में वर यूज टू डू बाय मेन विद स्लाइड, नाउ अ कंप्यूटर डज दैम, ठीक है, तो ये इसका हो गया। नाउ अ कंप्यूटर डज देम का हो जाएगा, ये भी हमारा पैसिव में कन्वर्ट होगा, नाउ अ कंप्यूटर डज देम है, तो नाउ दे आर डन बाय कंप्यूटर्स। दो सेंटेंस है और दोनों को चेंज करना है। Why did no one inform me of the change of the plan? तो यहाँ पर क्या होगा, Why did no one inform me of the change of the plan? तो यहाँ ऑब्जेक्ट हूं मैं, तो why, तो why को हम आगे लिखेंगे, I को ले जाएंगे, तो why did I, why was हो जाएगा ना, why was I not informed, इसमें आ जाएगा why was I not informed about of the change of the plans by no one, no one का कुछ नहीं होता है, तो आप सीधा सिर्फ plans तक ही लिखिएगा, ठीक है, या by anyone करे तो कर दे, लेकिन अब नहीं आता है, आजकल इनको वेग सब्जेक्ट्स में कह दिया गया। I am afraid we have sold our all our copies but we have ordered more, तो यहाँ देखिएगा I am afraid we have sold our copy, यानी ये ऑलरेडी किस में दे रखा है, I am afraid we have already, तो यानी ये ऑलरेडी आपका क्या है, फ्रेज हो जाएगी। तो इट इज अफ्रेड यहाँ पर आएगा, इट इज अफ्रेड, इट इज फियर्ड दैट, अफ्रेड के लिए भी आ सकता है इट इज अफ्रेड या इट इज फियर्ड, इट इज फियर्ड दैट ऑल आवर कॉपीज हैव बीन सोल्ड, या ऑल आवर कॉपीज हैव बीन सोल्ड, क्योंकि यहाँ हैव बीन आ जाएगा, इट इज फियर्ड या इट इज अफ्रेड दैट ऑल आवर कॉपीज हैव बीन सोल्ड बाय अस, ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। And more have been ordered by us, तो more have been ordered by us। ओके यहां तक हमने देखा, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यू आर टू लीव दिस हेयर एंड समवन विल कॉल फॉर इट लेटर ऑन। तो अब देखो इसका आंसर क्या होगा, यू आर टू लीव दिस ओवर हेयर, तो यू आर टू लीव का हो जाएगा दिस हेयर, तो दिस को आगे ले जाओ, दिस इज
टू बी लेफ्ट, ठीक है, टू बी आ जाता है, टू वाले में हमेशा बी लगकर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगा, तो दिस इज टू बी लेफ्ट हेयर बाय यू, ठीक है ना, ये तो इसका बन गया। समवन विल कॉल फॉर इट लेटर ऑन, तो इट विल बी कॉल्ड, है ना, इसका बन जाएगा इट विल बी कॉल्ड फॉर लेटर ऑन बाय समवन, ठीक है, ये हो जाएगा। और बाय समवन हम नहीं लगाएंगे, क्यों, क्योंकि हमारे यहाँ पर आजकल इनको वेट कंसिडर किया, लगाते नहीं है। वी हैव टू पिक द फ्रूट वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग, तो हमें क्या करना है, द फ्रूट हैव टू बी पिक्ड अर्ली इन द मॉर्निंग बाय अस, ठीक है, अदरवाइज वी कांट गेट इट टू द मार्केट, अदरवाइज इट कैन नॉट बी गॉट, है ना, इट कैन नॉट बी गेट का क्या हो जाएगा, गेट की थर्ड फॉर्म हो जाती है, और उसके बाद में टू द मार्केट आ जाएगा, गेट गॉट गॉटन। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं, पुट द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। अब हम इन सबको इनडायरेक्ट में करना है 19 नंबर क्वेश्चन में। इट इजंट सो फॉगी टुडे एज इट वाज यस्टरडे, आई रिमार्क, तो इसको इनडायरेक्ट में आई रिमार्क्ड दैट, इसका क्या बन जाएगा, देखिए, आई रिमार्क दैट इट इजंट की जगह वॉज आ जाएगा, इट वॉजंट so foggy that day as it was की जगह आ जाएगा it had been, है ना, it had been the previous day, आ जाएगा I remarked that, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, I will come with you as soon as I am ready, she replied that, सीधा यहाँ आ जाएगा she replied that, यहाँ पर अगर she shall आना है तो should come या would come हो जाएगा, she would come with him या with me as soon as she was ready, ठीक है, इसका ये बन गया शॉर्टकट में। नेक्स्ट आ जाते हैं, आर यू सॉरी फॉर, सॉरी, हाउ फार इज इट, आई सेड, हाउ फार वॉज इट, आई सेड, हाउ लॉन्ग विल इट टेक मी टू गेट दीज, तो देखिए आई आस्क्ड, पहले तो हम पूछेंगे आई आस्क्ड के बाद में हमारा क्या रहेगा, आई आस्क्ड दैट हाउ फार इट इज, तो इट इज हो जाएगा आई आस्क्ड हाउ फार इज इट में, तो इट वॉज फार, ठीक है, हाउ इट वॉज, तो पहले इट को रखेंगे सब्जेक्ट में, हाउ इज का हो जाएगा वॉज, हाउ इट वॉज फार, तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। एंड हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू मी गेट टू दीज, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एंड हाउ लॉन्ग इट विल, तो इट पहले आएगा, हाउ लॉन्ग इट विल का हो जाएगा वुड टेक हिम टू गेट, दीज की जगह आ जाएगा दोज, तो ये आपका यहाँ चेंज हो गया। यानी कि हमेशा ध्यान रखें, इनडायरेक्ट के अंदर हमें एक चीज ध्यान रखनी होती है, अगर इंटैरोगेटिव है, इंटैरोगेटिव का मतलब क्या होता है, हमेशा इंटैरोगेटिव में रूल क्या होता है, WH वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब आती है, देन सब्जेक्ट आता है, तो उस वक्त हमें क्या करना होता है, जब हम इस इनडायरेक्ट के अंदर चेंज करते हैं, यानी डायरेक्ट के अंदर से हम लोग किस में चेंज कर रहे हैं, इनडायरेक्ट में चेंज कर रहे हैं, तो रिमेंबर वन थिंग ऑलवेज, दैट चेंज द इंटैरोगेटिव इनटू सेंटेंस पैटर्न, ओके, इनटू सेंटेंस में हम उसको करेंगे, तो सेंटेंस पैटर्न में WH वर्ड तो कंजक्शन का आएगा ही आएगा, बट हेल्पिंग वर्ब बाद में चली जाती है और सब्जेक्ट पहले आएगा, यानी स्ट्रक्चर हो जाता है सब्जेक्ट, देन अगर हेल्पिंग वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब, नहीं तो जो मेन वर्ब का जो फॉर्म आना है वो आएगा। तो दिस इज कॉल्ड द राइट पैटर्न टू सॉल्व द इंटैरोगेटिव क्वेश्चंस इन दिस वे, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम बात करते हैं, आर यू सॉरी फॉर व्हाट यू डिड, द मदर आस्क्ड द लिटिल बॉय, द मदर आस्क्ड द लिटिल बॉय, अभी देखिए कौन सा है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है, लेकिन क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है हेल्पिंग वर्ब से, तो हेल्पिंग वर्ब से जब भी क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं, रिमेंबर, हेल्पिंग वर्ब से जब भी क्वेश्चन स्टार्ट हो तो या तो आप इफ का यूज करिए कंजक्शन की जगह, या फिर वेदर का। थोड़ा सा डीप नॉलेज और दे देती हूँ, वेदर हमेशा आता है हैड, हैज और हैव से स्टार्ट होने वाला, अदरवाइज आप चाहो तो दोनों में से जिसको भी यूज करना चाहते हो कर सकते हो, आपके ऑप्शन भी अगर आते हैं गिवन हो तो उसमें भी आप क्या कर सकते हैं, दोनों में से किसी को भी यूज कर सकते हैं। तो अब देखते हैं इसमें, द मदर आस्क्ड द लिटिल बॉय, आर पहले हम इफ या वेदर लेंगे, तो मैंने इफ ले लिया, इफ, अब आर यू सॉरी की जगह मैंने क्या कहा था, क्वेश्चन पैटर्न है, सब्जेक्ट को पहले लेंगे, इफ ही, क्योंकि लिटिल बॉय लड़का है, तो इफ ही, आर को चेंज डायरेक्टली अप्लाई किया करो फंडा, अगर इजम आर आता है तो डायरेक्टली अप्लाई वॉज वर, तो ही के साथ क्या आता है, यूज क्या होता है, वॉज का, इफ ही वॉज सॉरी फॉर व्हाट ही डिड का यहाँ पर व्हाट ही हैड डन, अब डिड नहीं आएगा, व्हाट ही हैड डन हो जाएगा, क्योंकि
रिमेंबर दिस रूल ऑल्सो, शॉर्टकट ट्रिक है, डिड आ जाए तो सीधा हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म को अप्लाई कर देना चाहिए। तो यहां तक हमारा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट पार्ट है हमारा सॉरी, मेक गुड यूज ऑफ योर टाइम, यू वॉन्ट गेट सच अपॉर्चुनिटी अगेन, ही सेड टू अस, ही सेड टू की जगह पहले टोल्ड, क्योंकि सिंपल कहा जा रहा है, मेक गुड यूज ऑफ योर टाइम, यू वॉन्ट गेट सच एन अपॉर्चुनिटी। अब देखिए ये एक जनरल फैक्ट भी है, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जनरल फैक्ट वाली कभी हम चेंज नहीं करते, लेकिन कुछ जनरल फैक्ट्स को हमें चेंज करना ही पड़ता है अगर वो हमारे डेली रूटीन या हैबिचुअल एक्टिविटीज में नहीं आते हैं। तो अगर हमें यहाँ देखना है तो सबसे पहले आप ये देख लो कि अगर ये सजेशन में भी आ रहा है, एडवाइस में भी आ रहा है, तो आप चाहो जैसे मेक गुड यूज ऑफ योर टाइम, तो एक तरह से इसमें एडवाइस है ना, छुपी हुई एडवाइस है, तो आप चाहो तो इस टोल्ड की जगह पर एडवाइस वर्ड भी यूज कर सकते हो। ओके, एडवाइस भी यूज कर लीजिए यहाँ पर। अब उसके बाद में इसको यूज करके देखते हैं, ही एडवाइज्ड अस दैट, कंजक्शन क्या यूज होगा, दैट। अब देखो मेक गुड यूज ऑफ योर टाइम, तो क्या इसको पास्ट टेंस में हमें बदलना चाहिए? पास्ट टेंस में देखें, क्या इसको चेंज करने से कोई सेंस निकलेगा अगर हम इसको पास्ट टेंस में चेंज करेंगे? नहीं, क्योंकि ये एक एडवाइस है, और एडवाइस के लिए हमेशा ध्यान रखिए अगर एडवाइस वगैरह आते हैं तो ये हो जाते हैं इंपैरेटिव। ओके, और इंपैरेटिव का रूल क्या कहता है, दैट नहीं, इसकी जगह आता है टू। जी हाँ, एडवाइस, कमांड, रिक्वेस्ट एंड ऑर्डर, ये चार तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं ये कहलाते हैं इंपैरेटिव। अगर आप एडवाइस ले रहे हो तो पूरा चेंज हो जाएगा, दैट नहीं आएगा, टू, और टू के बाद ग्रामर का फिक्स रूल है, हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म आती है। तो देखिए, टू मेक गुड यूज ऑफ योर टाइम, यू वॉन्ट गेट सच एन अपॉर्चुनिटी अगेन, तो इस चीज को हम वापस से इस तरीके से, तो यहाँ पर अस लिखा था, टू मेक गुड यूज ऑफ आर टाइम, यहाँ योर की जगह आर टाइम, यू का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, वी वॉन्ट का हो जाएगा वी वुडंट गेट सच एन अपॉर्चुनिटी अगेन। तो ये आपके यहाँ पर पूरा का पूरा चेंज हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस चूज द अल्टरनेटिव व्हिच इज क्लोजेस्ट टू द अपोजिट, यानी हमें उसका अपोजिट ढूंढना है इसके अंदर, यानी कि अगर एक तरह से देखा जाए तो वी आर लुकिंग फॉर एंटोनिम्स, है ना, एंटोनिम्स में हम काम कर रहे हैं। ही इज क्वाइट इंडस्ट्रियस, देखिए इंडस्ट्रियस वर्ड का मीनिंग पहले सबसे पहले क्या होता है, इंडस्ट्रियस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंडस्ट्री, इंडस्ट्री है, फैक्ट्री है, फैक्ट्री में कौन काम करते हैं, वर्कर्स काम करते हैं, वर्कर्स बहुत ही हार्ड वर्कर होते हैं, तो यानी ये हार्ड वर्क के लिए आता है, लेबोरियस वर्क के लिए इंडस्ट्रियस। तो हार्ड वर्किंग, लेजी, इंडिफरेंट और इंडिस्पोज, तो फटाफट से देख लीजिए लेजी, क्योंकि अपोजिट बोला है तो लेजी, हार्ड वर्किंग का मतलब भी है, इंडिफरेंट तो अलग हो गया, इंडिस्पोज अलग हो गया। People who are actually running to the system often take myopic view of the situation, myopic का मतलब समझते हैं आजकल बहुत चल रहा है, यानी कि बहुत जल्दी से सरसरी नजर से हर चीज को देख लेना, तो लेकिन यानी क्लोज लुक के लिए आता है, ठीक है, क्लोज लुक के लिए, क्लोज साइड के लिए आ जाता है, लेकिन इसका क्या हो जाएगा, क्लोज का फार साइटेड, ये रहा यहाँ पर इसका मीनिंग, बाकी सबको काट दीजिए। आ जाते हैं नेक्स्ट, दे हैड इंसिपिड कन्वर्सेशन, इंसिपिड का मीन्स क्या होता है, झगड़ालू टाइप का, है ना, बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल टाइप का, झगड़ालू, कॉन्ट्रोवर्शियल या नॉट हैप्पी, तो यहाँ पर लाइवली हो जाएगा, आर्गुमेंटेटिव, लाउड और क्यूरियस नहीं। The chief minister was given a warm welcome to the onset of the function, यानी onset का मीन्स क्या होता है, जैसे ही वहां पर सिचुएशन क्या हुई, खत्म हुई, यानी फंक्शन को जैसे ही वार्म अप वेलकम दिया गया था, जैसे ही फंक्शन होने वाला था, स्टार्टअप था, तो स्टार्टअप का मतलब होता है उसका बिल्कुल स्टार्टिंग, तो यहाँ ये सब चीजें नहीं आएंगी, कंक्लूजन होगा, ठीक है, ऑनसेट का होता है कंक्लूजन। ओके, okay, last but not the least, we are moving to the last question of the question paper, that is question number 21. In each of the following question, out of the given alternative, choose the one which can best replace the bold word, यानी bold वो जो word दे रखा है उसको replace करना है हमारे given चार ऑप्शन में से, जो इसको बिल्कुल सेट करते हैं। अब देखिए, hearing the news, न्यूज सुनते ही the workers were in the state of euphoria, euphoria का मीन्स क्या होता है, यानी कि बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाना, euphoria यानी कि ध्यान रखना, एक बहुत आज से शायद 15 साल पहले की बात है, एक फेमस बैंड आया था यूफोरिया नाम से, म्यूजिक का बैंड था, इंडियन लोग थे उसके अंदर, तो वो बहुत ही एक्साइटेड, इसका मीन्स होता है एक्साइटेड पीपल, तो एक्साइटेड से रिलेटेड देखो यहाँ क्या है, प्लीजेंट एक्साइटमेंट, तो इसका आंसर हो जाएगा प्लीजेंट। यूफोरिया का मीन्स एक्साइटेड, तो एक्साइटेड से रिलेटेड वर्ड आ गया प्लीजेंट एक्साइटमेंट, बाकी अटर डिप्रेशन नहीं था, इंटेंस नहीं था, ना ही ग्रेटर डिसऑर्डर था। आगे चलते हैं,
Some people adopt excellent manners only the camouflage their real character, यानी कि कुछ लोगों में ऐसे मैनर्स होते हैं जो क्या कर देते हैं, अपने रियलिटी कैरेक्टर को छुपा देते हैं। यानी कैमोफ्लैग का मीन्स होता है ढकना, छुपाना, यानी कि अपने रियलिटी को बचा के रख लेना, यानी कहते हैं ना जैसे दिखता है वैसा होता नहीं है। इन सेम सेंस में डिसेप्टिव यानी धोखेबाज टाइप का बिहेवियर डिसेप्टिव हो गया। तो डिसेप्टिव के लिए देखो प्रोजेक्ट नहीं होगा, मिस रिप्रेजेंट नहीं होता, हाइड। हिडन जो वर्ड है वो इसको बिल्कुल सही करेगा। रिवील का मतलब तो होता है उस चीज को खोलना, राज को, तो यहाँ राज नहीं है। The new scheme was aimed at prohibiting all people from imbibing alcoholic drinks. Imbibing का मतलब क्या होगा? Imbibing का मतलब होता है ड्रिंकिंग के लिए, यानी कि पीने से मना करना है। भाई जो पीने वाले लोग हैं उनके ऊपर सरकार क्या करने वाली है, बैन लगाने वाली है कि वो पीना बंद कर दें। ऐसा होता नहीं है, वैसे पीने वाले आजकल बढ़ते जा रहे हैं। तो यहाँ पर ऑफरिंग, स्मगलिंग, प्रिपेयरिंग और ड्रिंकिंग, तो सरकार ऑफर तो देने से रही, ऑब्वियस सी बात है, सरकार थोड़ा ना कहेगी बाय वन गेट वन फ्री ऑफर है, सरकार की तरफ से ले लो, तो कैंसिल। स्मगलिंग तो वैसे ही बहुत होती रहती है, तो यहाँ हमारे काम से नहीं है। प्रिपेयरिंग तैयारी नहीं कर रही, तो ऑब्वियसली इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, ड्रिंकिंग अल्कोहलिक ड्रिंक्स। नेक्स्ट चलते हैं, द गेस्ट वर ऑफेंडेड बाय हिज अनकाउथ मैनर। अनकाउथ का मतलब क्या होता है, अनकाउथ का मतलब होता है बहुत अच्छा, लेकिन यहाँ पर है अनग्रेशियस, यानी कि इसका उल्टा। वेस्टफुल कभी मैनर्स नहीं होते, वेस्टफुल वर्ड नहीं आता, ध्यान रखिए। अनडिजायरेबल वर्ड नहीं आता है, डर्टी बिहेवियर नहीं होता है, अनग्रेशियस होता है। ग्रेशियस का मीन्स होता है शालीन, अच्छे वाला, और अनग्रेशियस इसका अपोजिट हो गया। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने आज 2017 जून का RIMC का पेपर का PYQ को सॉल्व करके देखा है। आई होप आपको ये पेपर पसंद क्या अच्छा लगा होगा, और आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। शॉर्टकट ट्रिक्स जो थी वो भी हमने डिस्कस करी है कि यहाँ पर कौन से टेंस का किस तरीके से किस चीज को यूज करना है। अगर कोई भी और डाउट या क्वेरी हो तो प्लीज हमारे नीचे व्हाट्सएप नंबर एंड हमारा कॉलिंग नंबर दे रखा है, आप उस पर अपने व्हाट्सएप अपने डाउट्स को भेज सकते हैं। और कोई भी हेल्प चाहिए तो आपके पास कॉलिंग नंबर है, जब चाहते कर सकते। तो टिल देन थैंक यू सो मच एंड जय हिंद, जय भारत।